नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो सामाजिक सरोकारों की बात करता है। ये बात करता है प्रगतिशील राजनीति की। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता अभिनव थापड़ जी मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैडम। सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है, आईपा द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है जिसमें हम प्रगतिशील राजनीति यानी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स सही मायनों में क्या होती है उसकी बात करते हैं। उसमें आपके व्यक्तिगत विचार क्या है? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके आईपा ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि देयर इज समबडी जो प्रोग्रेसिव और प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात कर रहा है। आज की डेट में पॉलिटिक्स जो है प्रोग्रेसिव ना होके कास्ट वाइज और ये सब पे डिवीजन हो गया है। तो प्रोग्रेसिव पे आप लोग जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छा है। और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में ये होना चाहिए कि अब पॉलिटिक्स में आगे आने वाले समय में हम जैसे यूथ को जो समाज में हम लोग काम कर रहे हैं, सड़क से लेके और न्यायालय से लेके और हर जगह अपनी यूथ की लड़ाई लड़ रहे हैं। रोज़गार की, बेरोज़गारी की, रेवेन्यू की, कोरोना की, हेल्थ की, स्वास्थ्य की, कई प्रकार की लड़ाइयाँ हम लोग लड़ रहे हैं। और कितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो वो आप जैसे लोग अगर ये आगे लाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स इसी को बोलते हैं, लोगों को साथ जोड़ना ऑन इशू बेस। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जागरूकता भी लोगों के अंदर उतनी ही भरपूर आएगी। एक सवाल सर मेरा यह है कि हम अब चुनावी दौर देख रहे हैं, उत्तराखंड में कुछ महीनों बाद चुनाव है, लेकिन चुनावी दौर में हम देखते हैं डेवलपमेंट की बात कहीं ना कहीं खत्म होती है कि कितना विकास हुआ, कितना विकास बाकी है। बात धर्म की होनी शुरू हो जाती है, जाति, कस्बा, समुदाय, इन सब की बातों पर कहीं ना कहीं वोट हासिल करने की कोशिश हर कोई करते हैं। इसको कितना गलत आप मानते हैं? देखिए मैडम, मैं पहले कह चुका हूँ, कास्ट क्रीड कल्चर पे बात ना होके उत्तराखंड पे बात होनी चाहिए, उत्तराखंडियत पे बात होनी चाहिए। हमारे असेंबली का, स्टेट का इलेक्शंस है, हमारे स्टेट के तमाम इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ हैं हमारी रोज़गार का, इश्यूज़ है हमारी बेरोज़गारी, शिक्षित युवाओं की बेरोज़गारी का, इश्यूज़ है हमारे स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ हमारे कोविड में कैसा मिसमैनेजमेंट हुआ उसके फेलियर्स के इश्यूज़ हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। महंगाई एक इशू है जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कई चीज़ें हैं वो हम कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो तमाम आप ये देख रहे हैं, युवा ये भटक रहे हैं, उनके एग्ज़ाम्स हो जा रहे हैं तो किसी का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, किसी का रिज़ल्ट आ गया तो उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, किसी को ज्वाइनिंग मिल गई तो अभी एक को मैंने बहुत सपोर्ट किया था, जेई पिटकुल वाले थे, उनके 250 बच्चों को ज्वाइनिंग मिल गई थी और 114 कुछ उसमें से रह गए थे और वो बेचारे लगातार 3-4 साल से संघर्ष कर रहे थे। तो मैं उन लोगों के संघर्ष में जुड़ा और उनको उनके संघर्ष में उनकी कामयाबी मिली। उनके 114 पद जो है 6 दिसंबर को फ्रीज़ हो गए। लगातार मैं उनके धरने से लेके और उनके लिए मीडिया में हर जगह मैंने इस बात की आवाज़ उठाई। तो सड़क से लेके न्यायालय तक मैं 70% रोज़गार उत्तराखंड में युवाओं को नौकरी मिले, उसके लिए भी मैं अपनी एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमारे प्रदेश में जितने भी यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर लोग बाहर के हैं। तो कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे, हर स्टेट में कोई ना कोई एक क्राइटेरिया है। महाराष्ट्र में आप चले जाओ 70-80% है, तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में है। अभी 2021 में जो नया यूटी अपना बना है लद्दाख, उन्होंने तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दिया है, गजट बका दिया जून 2021 में कि जो भी आदमी यूटी वहाँ का लद्दाख का निवासी नहीं है तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई भी नहीं कर सकता है। तो हमारे यहाँ तमाम बाहर के लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा जो सारा ये मुद्दा, ये लड़ाई है, इस प्रदेश के रोज़गार के नौजवानों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमारा मुद्दा है पलायन। इस पे लोग बात करते हैं। तो पलायन का एक बेसिक सोल्यूशन है, अगर किसी को अपने ब्लॉक में, अपनी जगह पे, अपने गांव के आसपास में उसको नौकरी मिल जाएगी तो वो नीचे 30,000 की नौकरी ना करके ऊपर डीडी आर्ट में और चंबा में और ऊपर अपने घनसाली में 15,000 या पौड़ी में 12,000 रुपये पे काम कर लेगा। उसका घर, रहना, खाना फ्री है, खुली हवा है, कोई उसका गाड़ी तेल का ऐसा खर्चा नहीं है। तो हम उसको रिवर्स पलायन की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, तो हमें उन फोकल पॉइंट्स पे काम करना चाहिए। तो ये अगर हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे डैम्स हैं इतने उत्तराखंड में बने हुए, टिहरी डैम है, टिहरी डैम के बाद अलकनंदा पे एक डैम बना हुआ है, ये सारे डैम्स हैं, ये डैम प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं। इनमें किसी में भी 70% हमारे लोग नहीं लगे। अलकनंदा डैम में अगर श्रीनगर और उधर मलिथा का आदमी काम करेगा, टिहरी डैम में चंबा का और उधर
आसपास के बरौली का आदमी काम करेगा तो उसे ज़रूरत क्या है नीचे आने की। तो ये सब पे मेरे इश्यूज चल रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सर, रोज़गार की बात भी है और जिस तरीके से आपने रिवर्स पलायन की बात करी कि अगर रोज़गार जो है जो वहाँ के मूल निवासी हैं उन्हें मिलेगा तो शायद हो सकता है कि रोज़गार जो बेरोज़गारी का दर उत्तराखंड में बढ़ा है उसको भी कम कर सके, साथ में जो पलायन है उसे भी कम कर सके। इसी से जुड़ा सर मेरा एक सवाल है कि हम देखते हैं जो रैलियाँ होती हैं राजनीतिक दलों की, उसमें जो युवा होते हैं झंडे, मोर्चा और इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, नारेबाजियाँ करते हैं, जबकि उनके हाथों में डिग्रियाँ होनी चाहिए, नौकरियाँ होनी चाहिए। हमने अभी सर्वे करा था जिसमें हमें पता चला कि 32% लोग जो हैं उत्तराखंड में वो बेरोजगार हैं और सिर्फ इसकी वजह यह है कि वो सरकारी नौकरियों का इंतजार करते रहते हैं लेकिन पद निकलते नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम यही मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी PIL है उसका बेस वही है जो आपका सर्वे है। 17.4% उत्तराखंड में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का बेरोजगारी दर और उसका आंकड़ा है। ये बहुत ज़्यादा है, ये मैं नहीं कहता, उत्तराखंड सरकार के प्लानिंग डिपार्टमेंट इसको कहता है। 17.4% जो शिक्षित बेरोजगारों की जो ये इसका जो नेगेटिविटी है, जो इसमें आप उनको रोज़गार अगर आप सरकारी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आप उसका कंप्लायंस करा दें। जितनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, हरिद्वार में सिडकुल है, देहरादून में इतनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, आपका पंतनगर रुद्रपुर में सिडकुल है। आप देखें, उस दिन मैं देख रहा था, मैं एक आंदोलन में गया था रुड़की में वहाँ के युवाओं ने एक धरना वरना और एक पूरा प्रदर्शन कर रखा था कि हमारे लोकल लोगों को यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं दिया जाता। तो रुड़की के आदमी को क्यों नहीं आप काम दे रहे हो? आप क्यों वहाँ बिजनौर और सहारनपुर के आदमी को ला के रख रहे हो? स्टेट है, हमारा स्टेट, आप इन लोगों को काम करो, काम दीजिए, इनके दो हाथों को काम मिलेगा, ये बेचारे कुछ करेंगे तो स्टेट आगे प्रोग्रेस करेगा। एक सर मैंने सरकारी नौकरियों की बात करी थी तो सरकार इस बारे में साफ तौर पे कहती है कि सर्व रोजगार की योजना जो है सरकार द्वारा चलाई गई है। इसके अलावा जो भी अभी आपने बताया कि अगर अलग अलग चीज़ें जो है निवेश हो पहाड़ों में तो हो सकता है कि पहाड़ों से पलायन भी ना हो। इसी को लेकर जो है इन्वेस्टर समिट जैसी अटकलें भी सरकार ने लगाई हैं, इसे कितना कारगर आप मानते हैं? मैडम 2018-19 में कुछ इन्होंने इन्वेस्टर सबमिट करी, पता नहीं 30, 40, 50 करोड़ रुपए इन्होंने कुछ फूका। किसी अखबार में 30 आया, किसी में 100 आया, किसी में 40 आया, किसी पोर्टल में कुछ आया। 1.5 लाख करोड़ रुपए ये कह रहे थे हम इन्वेस्ट कराएंगे, 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो गए। मुझे दिखाओ जरा कहाँ इन्वेस्ट हो गए, आपको दिखे? मैं तो जाता हूँ सब जगह, मैं बद्रीनाथ जी भी जाता हूँ, मैं टिहरी जाता हूँ, मैं घनसाली में बीच में गया हूँ, मैं पौड़ी गया हूँ, मैं हल्द्वानी गया हूँ, मैं नैनीताल गया हूँ। पिछले 2 साल में कोरोना में ही मैं कम से कम 10 जगह ऊपर पहाड़ में चला गया हूँ। आप बताओ मेरे को, यमकेश्वर में गया हूँ, आप बताओ कौन सी जगह इनकी इन्वेस्टमेंट आई है? इन 13 जिलों के बाहर इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हो बीजेपी वालों ने तो वो उनको पता होगा। मेरे को इन जिलों में तो इनकी कोई ऐसी खास इन्वेस्टमेंट दिखी नहीं। जिस तरीके से इन्होंने पंप एंड शो किया, ये लॉस मेकिंग अफेयर था उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट का पैसा लगा और गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिला, ना यहाँ के युवाओं को कुछ मिला। तो इन जो सर्वरोजगार योजना है उसके बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? स्वरोजगार योजना मैडम देखिए, स्वरोजगार योजना जो सरकार चला रही है वो अल्टीमेटली बेनिफिट कितने लोगों तक पहुंच रहा है वो देखिए ना आप। स्वरोजगार सरकार स्टार्ट करती है। अभी सरकार ने एक आंकड़ा दिया था विधानसभा में कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी दे रहे हैं स्वरोजगार मिला के। इस साल वो आंकड़ा उन्होंने कम दे दिया। कभी वो आंकड़ा ज़्यादा देते हैं, कभी वो आंकड़ा कम देते हैं। जबकि 1 साल बाद अगर आपकी ईयर ऑन ईयर का आप करेंगे ग्राफ तो बढ़ना चाहिए, आपका कम क्यों हो गया? इसका मतलब या तो वो आंकड़ा गलत था या ये आंकड़ा गलत है, 2 में से एक चीज़ तो है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड इस पे बहस हुई है हमारी तरफ से। हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह जी और काजी निजामुद्दीन जी, इन लोगों ने इस पे बहुत बहस करी है। उधर से हरक सिंह रावत जी, इनके जो श्रम मंत्री हैं, वो इस चीज़ को लेके आए थे। हरक सिंह रावत जी जो इनकी सरकार के मंत्री हैं, उसको इशू लाए थे। यानी इसकी मुख्य तौर पे जो वजह है वो भ्रष्टाचार हम कहीं ना कहीं मान लें? मैडम भ्रष्टाचार तो देखिए है ही इसकी वजह। भ्रष्टाचार से बड़ी वजह इसकी वजह है इंटेंट। अभी आज मैंने सोचा है 20 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, क्या और लोग नहीं सोच सकते थे 70% रोजगार के लिए लड़ाई हो? तो इंटेंट है। हम लोग, हमारी जो हालत है उसकी युवाओं की जिम्मेदारी हम खुद हैं। हम किसी सरकार से ज़्यादा हम लोग खुद हैं। अगर हमारी इंटेंट, हमने आंदोलन, ये प्रदेश जो है ये आंदोलन से चला है ना, आंदोलन की देन है प्रदेश, ये गिफ्टेड राज्य नहीं है। तो जब आंदोलन से प्रदेश बना है तो अब इस प्रदेश के लिए नया नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा रोजगार के लिए। और तमाम युवाओं को जो हमारी मुहिम में अपना अलग अलग जगह काम कर रहे हैं उनको कोलैट होकर एक काम करना पड़ेगा, एक कंबाइंड एक एफर्ट लगाने पड़ेंगे
और उस तरीके से अब इस स्टेट का नैरेटिव बनाना पड़ेगा, एक नया हमें आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। मैंने तो आप देख रही होंगे मेरे साथ फेसबुक और उस पर सब जगह मैंने एक अपना चला भी रखा है, हम बदलाव लाएंगे, नया उत्तराखंड बनाएंगे। तो मेरा तो ये नारा है कि हम बदलाव लाएंगे और नया उत्तराखंड बनाएंगे। एक सवाल सर कि अगर जागरूक हो हमारी जनता तो क्या इन चीज़ों को कम किया जा सकता है? क्योंकि हम देखते हैं जो सरकार योजनाएं निकालती हैं वो उन लोगों तक तो पहुंचती ही नहीं जिनके लिए वो बनती है। जैसे महिलाओं के लिए अगर घसियारी योजना बनी है या महालक्ष्मी योजना बनी है, वो उन महिलाओं तक पहुंचती ही नहीं। तो क्या जागरूकता भी इसका एक बड़ा कारण हो सकती है? नहीं, जागरूक तो सरकार को एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, लोगों तक चीज़ें पहुंचानी चाहिए, ये तो इसका बहुत बड़ा इशू है ही। बट मैं फिर बोल रहा हूँ ना, जागरूकता भी इंटेंट का ही पार्ट है। घूम फिर के आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। इंटेंट आपकी क्या है, आपकी नीयत आपकी क्या है। अगर आपकी नीयत है कि यहाँ आना है, अब कोई भी काम करने के लिए ताकत से ज़्यादा नीयत की ज़रूरत होती है मेरे हिसाब से। मेरी इतनी ताकत तो है नहीं, ना मैं कोई मंत्री हूँ, ना सचिव हूँ, ना विधायक हूँ, पर मैं लड़ रहा हूँ ना। मैं रोज़गार के मुद्दे पे लड़ रहा हूँ, मैं प्रदेश के रेवेन्यू के मुद्दे पे लड़ रहा हूँ, मैं प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पे लड़ रहा हूँ, मैं पूरे देश के कोरोना पे मैं लड़ रहा हूँ ना। तो नीयत इज़ मोर इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ताकत से ज़्यादा। ताकत तो मेरी है नहीं कुछ। बिल्कुल सर, अंग्रेजी में एक कहावत भी है, व्हेन विल इज स्ट्रॉन्ग देन एवरीथिंग इज स्ट्रॉन्ग। और इसी से जुड़ा सर मेरा एक सवाल है, 21 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया है सर। आपने जिस तरीके से भी आगे वाले जवाब में जो बात कही कि हमने आंदोलन करे और तब हमें बड़ी मेहनत से हमारा उत्तराखंड जो है मिला है। हम पहाड़ों की बात कर लें सर, मुख्य तौर पर पहाड़ों के विकास के लिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जन्म हुआ था, लेकिन पहाड़ों पर विकास कितना पहुँचा है? प्रसव के दौरान जब महिला की मृत्यु हो जाती है तब कौन जवाबदारी देता है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर हम विकास की बात करें सर, कोई भी दल अगर 2022 विधानसभा चुनाव में आता है, कौन से ऐसे 5 मुख्य कारण रहेंगे जिस पर उसे काम करना चाहिए? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शिक्षा, हेल्थ, ठीक है, रोजगार, पलायन, भू कानून, ठीक है, बाहरी लोगों को ना बेनिफिट मिल के हमारे लोगों को बेनिफिट मिले, ठीक है, ये सारे हैं। तो सड़क वड़क की तो सब उसके बाद की चीज़ें हैं। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। तो अपने आप ही पलायन पे भी काम होना शुरू हो जाएगा। सब इंटरकनेक्टेड है। शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, रोजगार पे काम करेंगे, पलायन पे काम करेंगे, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्या सर हम युवाओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर दें, उनके हाथ में नेतृत्व दें, तो क्या लगता है कि युवा उसको बेहतरी से कर सकते हैं? देखिए मैडम, हम तो बहुत खुश हुए, भाजपा के मुख्यमंत्री इन्होंने युवा बनाए, तो धामी जी हम तो बड़े खुश हुए। हमने कहा चलो युवा को बीजेपी ने एक मौका दिया तो कभी हमारा भी कभी नंबर आएगा आगे, किसी तरीके से हम भी बढ़ेंगे इसमें। बट धामी जी ने तो बहुत हताश किया है युवाओं के, मतलब उसके फेवर में नहीं रहे। बट अगर आप युवा को नेतृत्व देते हो, इन जनरल मैं बता रहा हूँ, इन जनरल आप देते हो, तो युवा के पास एक थॉट प्रोसेस तो होती है ना, वो कुछ करना चाहता है। तो जब वो कुछ करना चाहता है तो वो कोशिश करता है कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ। हो सकता है कि उसके तौर तरीके कई बार चीज़ें कुछ गलत भी हों, बट अगर वो धीरे धीरे वो चीज़ों को करता चला जाएगा तो वो प्रदेश के लिए, समाज के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट ही करेगा। अब आप मेरे को देख लीजिए, मैं इतने सालों से 18-20 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। हम लोग लगे हैं हर NSUI से, यूथ कांग्रेस से, सारे उससे लग के। आज मैं विधानसभा कैंट की दावेदारी भी कर रहा हूँ देहरादून क्षेत्र में। तो युवा होने के नाते अपने काम के दम पे, अपनी ये सारी एक्टिविटीज़ के दम पे मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी बिना पोस्ट के मैंने इतना काम किया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कभी मेरे को आप मौका दें विधायक बनने का या कोई समाज में आगे आने का, इसी तरीके से कुछ आप मेरे को मौका देंगे, अपनी पार्टी के आगे हम रख रहे हैं इस बात को, तो हो सकता है हम कुछ बहुत अच्छा कर पाएँ। बिल्कुल सर, युवाओं को नेतृत्व देके हो सकता है कि जोश और जुनून का परिचय वो दे सके। एक सवाल सर मेरा युवाओं से जुड़ा ही है। हम देखते हैं सर कुछ वर्ग जो युवा के हैं वो छात्र राजनीति में बहुत एक्टिव रहते हैं, वहीं दूसरा वर्ग युवाओं का है जो बिल्कुल अपने आप को राजनीति से कटाना चाहते हैं, नोटा का बटन दबाने में विश्वास रखते हैं। उन युवाओं का नेतृत्व आप किस तरीके से करेंगे? देखिए सर, अभी आपने कहा कि आप बहुत लंबे अरसे से जो है युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, खुद युवा रहकर आपने राजनीति में जो है बहुत काम किया है, तो सही मायनों में युवाओं को कैसे जो है अपने प्रत्याशी को चुनना चाहिए? देखिए मैडम, युवा को सबसे पहले तो अपना प्रत्याशी वो चुनना चाहिए जो उसको लगता है उसकी बातें उठा सके। आज युवा के हाथ में रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी बात रोजगार की, जो उसकी बात उठा सके। युवाओं को अपना ऐसा नेता चुनना चाहिए जो भ्रष्ट ना हो,
युवाओं को अपना ऐसा नेता चुनना चाहिए जो संघर्ष का आदी हो, बरसाती मेंढक की तरह ना हो कि 2 महीने यहाँ दिखे, 4 महीने बम्बई रहे, 3 महीने यहाँ रहे। युवाओं को अपने बीच में से किसी एक को निकालना चाहिए, मेरा मानना ये है। कास्ट क्रीड कल्चर से ऊपर हट के युवाओं को ऐसा करना चाहिए। और जो भी युवा नोटा का बटन दबा रहे हैं, मेरी उनको अपील है, आप किसी को भी वोट दीजिए, आप नोटा को वोट मत दीजिए। यह आपका फ्रेंचाइज है, आप इसको खराब मत कीजिए। किसी को भी वोट दीजिए, आप कांग्रेस को दीजिए, आपके मन करता है कांग्रेस को मत दीजिए, पर आप किसी को भी वोट दीजिए। आप एक विचारधारा के साथ जुड़िए। नोटा से आप अपनी शक्ति जो है कम कर रहे हैं, इसीलिए युवा थोड़ा सा कमजोर भी है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल सर मेरा, आईपा द्वारा जो है एक मुहिम चलाई गई है जिसमें प्रगतिशील राजनीति और समाज उत्थान की बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे हम समाज की बुराइयों को खींच के निकाल के फेंक सकें। इस कोशिश को आप किस तरीके से देखते हैं और इसके लिए अगर आपका कोई मार्गदर्शन आईपा को मिल जाए? नहीं मैडम, बहुत अच्छा है। मैं तो आपके इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही बोला कि प्रगतिशील जो शब्द है दैट इज़ वेरी गुड। आप इस पे काम कर रहे हैं, या आपने फोकल पॉइंट बनाया अपने काम करने का। यहाँ लोग प्रगतिशील से ज़्यादा और सारे इश्यूज में भटक जाते हैं। प्रोग्रेसिव हमें बात करनी चाहिए। आज मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कल से मेरे को ज़्यादा वो काम करना चाहिए। कल मैंने अगला जो दिन है उसमें और मैं ज़्यादा करने की कोशिश करूँ। यही प्रोग्रेस है, यही एक प्रोग्रेसिव और आगे प्रगतिशील एक जीवन का एक नियम होता है। तो इस पर आप काम कर रहे हैं, मेरे तो आपको बधाई है और साधुवाद है। आईपा के साथ जुड़ने के लिए सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अभिनव थापर जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी। साथ में उन्होंने कहा कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और अपने मुद्दों को प्रचंडता से रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जागरूक होकर अपनी आवाज़ रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी आवाज़ को तो प्रचंड करेंगे ही, लेकिन प्रदेश का और देश का विकास भी कहीं ना कहीं प्रगति पे आएगा। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।